नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोगों का जो क्लास है वह है नागरिक शास्त्र कक्षा 12। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 में 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो पूछे गए प्रश्नों का हल हम का जो सिलसिला हम लोगों का चल रहा है वह आज का जो क्वेश्चन है वह है लघुत्तरी और अति लघुत्तरी के प्रश्न एक साथ किए जा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं और यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि 2024 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में हम अति लघुत्तरी में कैसे लिखेंगे, दीर्घोत्तरी में कैसे लिखेंगे, बहुविकल्पी के प्रश्न जो आते हैं उस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, मेन उद्देश्य है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि कितने पन्नों में यह लिखना चाहिए। इसी को ध्यान में लेकर के 2024 के संपूर्ण प्रश्न आपके साथ परिचर्चा की जा रही है कि एक नज़रिया आप उसको देख लें कि कैसे उस प्रश्नों को हम लोगों को लिखना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या पूछा गया है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से क्या समझा जाता है, क्या है यह? तो लिखेंगे कैसे कि वैश्वीकरण से अभिप्राय का मतलब है कि वैश्वीकरण का अर्थ है या इसका मूल उद्देश्य है कि किसी वस्तु, चाहे वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे पूंजी हो, चाहे उसकी बौद्धिक संपदा हो। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। क्या है? अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। तो इसका मतलब है कि आज पूरा विश्व जो है कहा जाए तो एक गांव के रूप में बदल गया है। इसका आशय क्या है कि पूरा विश्व एक हो गया है और इस विश्व के अंतर्गत चाहे कोई वस्तु हो, सेवा हो, पूंजी हो या कोई बौद्धिक संपदा है, कहीं विश्व के किसी भी कोने की कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबंधित, बिना प्रतिबंध के आदान प्रदान किया जाता है और आदान प्रदान हो रहा है। आज अमेरिका की कोई भी वस्तु हो भारत में बड़ी सुलभता से मिल रहा है। भारत की जो वस्तुएं हैं वह विश्व के अन्य देशों में बड़ी सुलभता से प्राप्त हो रही हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है। तो इसका अर्थ मूलतः यही हुआ। अगला करा कि वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए। वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? यहां करा दो प्रमुख कारण बताइए। वैश्वीकरण के आने का दो प्रमुख, अब आप स्वयं सोचिए कि जो पूरा विश्व एक गांव के रूप में या एक होते हुए दिखाई दे, इसके सबसे प्रमुख कारण क्या हैं? कौन सी ऐसी चीजें आई जो विश्व के अंतर्गत हम एक दूसरे के नजदीक हो गए? तो इसका पहला जो कारण होगा वह यह है प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास। प्रौद्योगिकी और संचार व्यवस्थाओं का या संचार साधनों का जो विकास हुआ उसमें देखा जाए तो वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। संचार साधन के वजह से ही आज हम दूर रहने वाले लोग भी हमारे सम्मुख लगता है कि खड़े हैं, दूरी एकदम कम हो गई है। यह मूल कारण है संचार व्यवस्था का। तो वैश्वीकरण का पहला प्रमुख कारण आपको क्या बताना है कि प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास हुआ, जो इसका वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, जब प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास हुआ, इससे लोग एक प्रमुख कारण बताया गया, तो इसी की वजह से राज्य और लोगों का आपस में जुड़ाव भी हुआ। राज्य
और लोगों का आपस में क्या हो गया, जुड़ा हो गया। तो आज दुनिया का कोई भी देश, कहीं भी उत्पादन हो रहा, कहीं बस सेवाएं दी जा रही हैं तो बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जा रही है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और इसका मूल कारण है संचार और राज और लोगों का आपस में जुड़ाव। यह दो प्रमुख कारण हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तनों में से किन्हीं दो का उदाहरण दीजिए। वैश्वीकरण से भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तनों में किन्हीं दो का उदाहरण दीजिए। दो का उदाहरण देना है। पहला है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय आहार में बदलाव आया। आज भारतीय भोजन में, भारतीय आहारों में क्या आया, वैश्वीकरण से एक बदलाव आया। नए खाद्य पदार्थ और व्यंजनों की शुरुआत के साथ ही भारतीय अपने खाने की आदतों में अधिक साहसी हो गए। अपने खाने की आदतों में अधिक साहसी हो गए इन बदलाव के फलस्वरूप। दूसरा है प्रसंस्कृत और फास्ट फूड की उपलब्धता बढ़ गई। अब प्रसंस्कृत और जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता हम देख रहे हैं मार्केटों में, हर जगह नए नए किस्म के नए नए भोजन प्राप्त हो रहे हैं। कहीं चाइना का भोजन, तो कहीं और भी विश्व के डेवलपमेंट जो कंट्री हैं, जो भी उनके यहाँ भोजन सामग्री आज जो भारत में भी उपलब्ध है, भारत की भोजन सामग्रियाँ उनके मार्केट में भी उपलब्ध हैं। यह वैश्वीकरण का यह एक प्रभाव है। इसका एक प्रमुख उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला है कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण से क्या दुष्परिणाम निकल कर आ रहे हैं? वैश्वीकरण होने से परिणाम, इसके दुष्परिणाम, बुरे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? तो वैश्वीकरण से जो पहला बुरा प्रभाव, दुष्परिणाम दिखाई देता है वह गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण से एक चीजें सबसे निकल कर जो दिखाई दे रही है वह यह कि गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। यह एक प्रमुख कहा जाए वैश्वीकरण का दुष्परिणाम है। यह लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी में वृद्धि हुई, गरीबों और अमीरों की एक बड़ी खाई जो है वह दिखाई देती है और भी ज्यादा बढ़ गई। राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले व्यय से कटौती की जा रही है। राज्य द्वारा जो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर जो व्यय किए जाते थे, अब उसमें कटौती की जा रही है। यह इसके प्रमुख दुष्परिणाम हैं। पढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। विश्व के मैकडोनाल्डी का, पहले हमें मैकडोनाल्डी का अर्थ जानना है कि मैकडोनाल्डी है क्या। तो मैकडोनाल्डी का अर्थ है कि विश्व पर कुछ शक्तिशाली देशों, विशेषकर अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहला मैकडोनाल्डी क्या है? मैकडोनाल्डी का अर्थ है कि विश्व के जो कुछ शक्तिशाली देश हैं, उन शक्तिशालियों में अगर आज कहा जाए कि शीत युद्ध के बाद जो एक ध्रुवीय व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था में अमेरिका ने विश्व के कहा जाए सबसे शक्तिशाली देशों में जिनकी हम काउंटिंग करते हैं, तो विश्व के इन शक्तिशाली देशों में अमेरिका की संस्कृति का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव लगातार क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा है। विश्व में बर्गर और नीली जींस की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। विश्व में आज बर्गर और नीली जींस की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत विश्व वैसा ही बनता जा रहा है
जैसा अमेरिकी सांस्कृतिक जीवन शैली बनाना चाह रही है। आज विश्व उसी तरह से मूव कर रहा है जैसी अमेरिका की संस्कृति बनाना चाह रही है, या अमेरिका जैसे उसको बनाना चाह रहा है, उसी ढंग से विश्व की के अंतर्गत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि मैकडोनाल्ड क्या है, तो आप सीधा कहिए कि शक्तिशाली देशों का और शक्तिशाली देशों में विशेषकर कौन, अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव पूरे विश्व पर बढ़ता जा रहा है। विश्व में जैसे उदाहरण दिया जा रहा, बर्गर और नीली जीन्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। खाने में, पहनावे में, यही तो संस्कृति है। किसकी यह प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैकडोनाल्ड के कारण अंतर्गत विश्व ऐसा ही बनता जा रहा है, विश्व उसी रूप में बदलाव रहा जैसा अमेरिकी सांस्कृतिक जीवन शैली बनाना चाह रही है। अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न हमारा है, किन्हीं दो देशी रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। तो कौन सी रियासतें हैं जो स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता के बाद भी वे रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती थी? तो वह दो रियासतें थी हैदराबाद और जूनागढ़ की। कौन कौन से? हैदराबाद और जूनागढ़ की दो रियासतें हैं जिन्होंने भारत में शामिल होने का क्या किया? विरोध। स्वतंत्रता के बाद दो रियासतें थी जो भारत के में विलय नहीं चाहते थे। वो कौन कौन से थे? हैदराबाद और जूनागढ़। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है? भी तो बताया गया है, फिर भी उसको अब आप कैसे लिखेंगे? लघुत्तरी के अंतर्गत पूछा गया है कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैश्वीकरण की जब बात आती है तो इसमें याद रखिएगा, इसका सबसे मजबूत पहलू कौन सा है? आर्थिक पक्ष। वैश्वीकरण में आर्थिक पक्ष बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब क्यों माने जाते हैं, बताया जा रहा कि क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण की धारणा ने अधिक जोर पड़ा। आर्थिक की वजह से ही वैश्वीकरण का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक प्रवाह बढ़ रहा है। जो दिखाई दे रहा है उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या? आर्थिक प्रवाह दिखाई दे रहा है वैश्वीकरण के कारण। इसके अंतर्गत पूंजी, वस्तुएं, जनता का एक देश से दूसरे देश में जाना सरल हुआ। वैश्वीकरण के कारण ही वस्तुएं, पूंजी तथा जनता, चाहे वस्तुएं हो, चाहे पूंजी हो, चाहे जनता के संदर्भ में कहा जाए कि वैश्वीकरण के कारण ही ये एक देश से दूसरे देश में जाना काफी सरल हो गया, काफी सुलभ हुआ। यद्यपि वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अधिकांश लोगों को लाभ होगा तथा उनका जीवन स्तर सुधरेगा। वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं, जो वैश्वीकरण को लाना चाहते थे, उनका इस पर निश्चय है, वह इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस वैश्वीकरण से अधिकांश लोगों का जीवन स्तर अपने आप क्या होगा? सुधरेगा। लेकिन इसकी आलोचना के संदर्भ में लोग कहते हैं, आलोचक इनके संदर्भ में क्या कहते हैं? आलोचना जब करते हुए कहते हैं कि उनका कथन है कि वैश्वीकरण का लाभ एक छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को मिलेगा। वैश्वीकरण का लाभ किसको मिलेगा? एक छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को मिला है, सभी को नहीं। वैश्वीकरण का जो लाभ है सबको नहीं मिल सकता, यह केवल एक छोटे से वर्ग के लोगों को ही
मिल रहा है। यह प्रश्न आपका रहा कि वैश्वीकरण की अवधारणा, तो अवधारणा में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, चाहे वस्तुएं हों, चाहे सेवाएं हों, चाहे व्यक्ति हों, एक देश से दूसरे देश में जाना अत्यधिक सुलभ हो गया है। यह सुलभता किसकी वजह से हुआ? वैश्वीकरण के कारण हुआ। और जहां इसके दो फिर विकल्प लीजिए, जो इसके समर्थक हैं उनका कहना है कि अधिकांश लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, अर्थात अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा। परंतु आलोचकों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, वैश्वीकरण से केवल एक छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को ही लाभ मिलेगा, अधिकांश लोगों को नहीं, सभी अर्थात सभी लोगों को नहीं। तो अगला कारण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अब देखिए वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है चाहे कोई वस्तु हो, सेवा हो, पूंजी हो, बौद्धिक वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ निर्बाध रूप से, निर्बाध माने बिना बाधा से आदान प्रदान करना ही क्या है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का नाम लेते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? चाहे वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे पूंजी हो, चाहे बौद्धिक संपदा, का एक देश से दूसरे देशों में निर्बाध रूप से आदान प्रदान ही क्या है? वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संचालन निर्बाध रूप से होता है। वैश्वीकरण के ही प्लस अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उसका संचालन निर्बाध रूप से किया, निर्बाध माने बिना रोक टेक से स्वतंत्र होकर किया जा रहा है, और यह व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई, इसके पीछे कारण वैश्वीकरण का है, जो एक सर्वसम्मत अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है। इसलिए वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संचालन जो होता है वह निर्बाध रूप से होता है, जो एक सर्वसम्मत अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा, सभी लोगों की सहमति से अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है। जो अंतरराष्ट्रीय जो संस्था उसके द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर सभी सदस्य देश, सभी देश इसका स्वतः अक्षर सा पालन करते हैं। बढ़ें अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, भारत पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों को कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों के कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव बढ़ रहा है इसके पर भारत के संदर्भ में विश्लेषण करना है। तो वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देश, विश्लेषण कर रहा कि वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देश को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण पूरी दुनिया को, लेकिन भारत जैसे देश भी वैश्वीकरण से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी, विश्व के तमाम विकसित जो देश हैं भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में भारत एक बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। मंडी का मतलब भारत एक विशालकाय मंडी के रूप में इनके द्वारा देखा जा रहा है, और एक विशालकाय मंडी होने के नाते इस रूप में विकसित देश इसे देख रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा मार्केट होने के नाते विश्व के तमाम विकसित देश इस मार्केट को पकड़ने के लिए, इस मार्केट को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं।
या इस मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, इसके लिए अनेकानेक प्रकार के अपना उपाय करते रहते हैं। भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिए। भारतीय लोग भी वैश्वीकरण के चलते अपनी जीविका को चलाने के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिए। यूरोप एवं अमेरिका के पश्चिम संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में यूरोप अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। यूरोप अमेरिका की संस्कृतियां इस वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में बड़ी ही तेजी से फैल रही है। भारत में नीली जीन्स पहनना, पिज्जा खाना तथा टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। भारत में वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वह क्या दिखाई दे रहा है कि भारत में उनकी संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रहा है, वैश्वीकरण के द्वारा कैसे प्रभावित हो रही है। आज नीली जीन्स पहनना, पिज्जा या बर्गर खाना, टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनल को देखना, यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया। जहां वैश्वीकरण से का प्रभाव भारत पर पड़ा, वहीं भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। ऐसा नहीं कि भारत ने नहीं, भारत ने भी कुछ हद तक प्रभावित किया। भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया? एक बड़ी मंडी होने के नाते, अधिक जनसंख्या होने के नाते आज भारत के तमाम लोग विदेशों में जाकर के अपनी संस्कृति और अपनी रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों की इस ओर आकर्षित किया है। भारत में श्रमिक क्या हैं? सस्ते हैं, और ये सस्ते श्रमिक को देख होने के नाते विश्व के तमाम देश इन श्रमिकों के प्रति आकर्षित हुए हैं। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नत करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। आज भारत कंप्यूटर और तकनीकी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति कर अपने विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। तो यह किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? वैश्वीकरण का प्रभाव यहां दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। यहां कह रहा कि भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त हुआ, यह राज्य पुनर्आयोग गठन नियुक्त होने के दो कारण कौन है? दो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए दो कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त क्यों किया गया? पहला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। दूसरा, सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामल्लू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर, मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाना। पहला कारण क्या था? पहला कारण था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। दूसरा कारण क्या बताया गया? दूसरा बताया जा रहा है कि पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु
58 दिन के अनशन के बाद हुई। और अनशन के पीछे करने का मुख्य कारण था कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग हो गई थी। मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर के श्री रामालू 58 दिन के अनशन की, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। गोवा को स्वतंत्रता कब मिली? तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब मिली? 19 दिसंबर 1961 को। किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। इन्हीं दो राज्यों का ऐसा नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो पहले केंद्र शासित प्रदेशों में रखे गए थे गोवा और अरुणाचल प्रदेश। अगला है, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं दो तत्वों के नाम बताइए। भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे। भारतीय संविधान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कह दिया गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब यहां क्या कहा, इसके बुनियादी ढांचे या मूल ढांचे के दो तत्व कौन है, कौन कौन से दो बिंदु हैं जो मूल ढांचे के रूप में रखा गया है? तो पहला, संविधान की सर्वोच्चता। पहला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। और दूसरा है विधि का या कानून का शासन। संविधान की सर्वोच्चता या कानून का, दूसरा है कानून का शासन, जो आज भी एक भारतीय संविधान मूल ढांचे के रूप में जाना जाता है। किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? कहा कौन सा ऐसा दल है जो वह, कौन सा एक ऐसा दल है जो एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? भाई अपनी एक देश हो, एक संस्कृत हो और एक राष्ट्र का विचार दिया। तो यह विचार एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ का गठन जो हुआ वह 1951 में 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था। और जनसंघ में ही एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया था। तो एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक संस्कृति और एक देश का विचार 1951 में जनसंघ के द्वारा दिया गया था। जिसकी स्थापना कब हुई थी, जिसका गठन कब हुआ था? 1951 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई, जिसके प्रमुख में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे। यह नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना है 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुआ। साइमन कमीशन भारत में कब और कहां पहुंचा? साइमन कमीशन भारत में कब और कहां पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। और कहां पहुंचा? मुंबई में पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। और भारत में कहां?
बंबई में, मुंबई जिसे आज हम लोग कहते हैं। भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका रही? कैसे लिखेंगे? भारत में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका वल्लभ भाई पटेल की थी। किसकी थी? वल्लभ भाई पटेल की। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर भारत की एक प्रमुख समस्या है, इसके कारण लिखिए, इसे सुलझाने हेतु 2 उपाय बताइए। भारत में जम्मू कश्मीर एक प्रमुख समस्या है और इस समस्या का कारण क्या है और इस कारण को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसके सुलझाने के उपाय बताइए। वही प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के क्या कारण हैं, भारतीय सरकार इसे किस प्रकार से हल करने का प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं, थोड़ा इतिहास जाने। भारत जम्मू कश्मीर की समस्या जो भारत की एक प्रमुख समस्याओं में उभरी, तो यहाँ देखिए 1947 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को 1947 में ब्रिटिश सरकार ने किसको? भारत को 2 भागों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित किया। 1947 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को 2 भागों में, कौन कौन? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित किया 1947। अब यहां जिस समय से भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया, अब यहां देखिए कि जिस समय विभाजित किया जा रहा उस समय कश्मीर पर, ध्यान दीजिएगा, जिस समय इसका विभाजित किया गया था उस समय कश्मीर पर अलोकप्रिय, कश्मीर पर किसका शासक था? शासक कैसा था? अलोकप्रिय, जनता का विश्वास नहीं था, अलोकप्रिय तथा निरंकुश महाराजा हरसिंह का शासन था। जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय जम्मू कश्मीर में एक कहा जाए अलोकप्रिय और निरंकुश शासक किसके साथ था? निरंकुश शासक कौन था? हरसिंह थे और इन्हीं का शासन था, हरसिंह का शासन था। अब बात आती, क्लियर हो गया, बांटते समय हरसिंह का शासन था जो जनता के बीच में लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सके। कश्मीर ने शायद इस आशा में कि वह भारत तथा पाकिस्तान से भिन्न एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त शासन स्थापित कर सकेगा। कश्मीर को यह विश्वास था कि वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र एवं स्वायत्त शासन के रूप में स्थापित कर सकेगा। किससे? स्वायत्त, न तो भारत के साथ जाएगा न तो पाकिस्तान में, बल्कि एक स्वतंत्र स्वायत्त के रूप में स्थापित हो जाएगा। दोनों राज्यों में किसी एक में भी विलय होने के दबाव का प्रतिरोध किया। दोनों राज्यों में किसी एक में विलय होने का इन्होंने क्या किया? प्रतिरोध किया कि हम विलय नहीं होंगे। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने का मतलब हरसिंह ने अपनी इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरसिंह ने पाकिस्तान के साथ 16 अगस्त 1947 को एक समझौता किया। इसी में शामिल नहीं होंगे न तो भारत में न पाकिस्तान में, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 16 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से क्या किया? समझौता किया। ऐसा एक समझौता भारत में भी करने का निश्चय किया। कहने का मतलब 16 अगस्त में हरसिंह की शासन व्यवस्था ने पाकिस्तान और भारत के साथ एक समझौता
करने का निश्चय किया गया। फिर भी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ जब देश का भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन हुआ, तब पंजाब में हिंदुओं, सिखों तथा मुसलमानों के मध्य सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई जब देश में भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ तो पंजाब में हिंदुओं और सिखों तथा मुसलमानों के बीच, हिंदू सिख और मुसलमानों के मध्य क्या हुए? सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सितंबर में दंगे मुसलमानों के विरुद्ध प्रारंभ हुए। अब यहीं से शुरू हुआ। सितंबर में यह दंगा किसके विरुद्ध हुआ? मुसलमानों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। कश्मीर के पश्चिमी भाग में मुसलमानों ने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्र सरकार कश्मीर स्थापित कर ली। विद्रोह हुआ और महाराजा के विरुद्ध विद्रोह हुआ और अपनी स्वतंत्र सरकार कश्मीर स्थापित कर दी। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का अर्थ क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रांत का यह क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सशस्त्र पठान कबीलों ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तथा कश्मीर के अवशेष राज्य को पाकिस्तान में सम्मिलित कराने के लिए कश्मीर पर आक्रमण कर दिए। अब आक्रमण कब किए? 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबीलों ने कश्मीर को पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिए कश्मीर पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से सावधान होकर हरि सिंह ने, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया तो इससे सावधान होकर हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। जब पाकिस्तान के द्वारा इस पर अटैक किया गया, कबीलों ने अटैक किया, तो हरि सिंह मजबूर होकर से भारत से क्या मांगे? सैनिक सहायता की मांग की। परंतु भारत ने तब तक मदद करने से इनकार कर दिया। भारत ने मदद करने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल मदद करना ही नहीं चाहता था। मदद करने से क्या किया? इनकार कर दिया। जब तक महाराजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, जब तक महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक हम उनकी मदद नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के धर्मनिरपेक्ष और लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला से सहमत प्राप्त होने के पश्चात, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कौन थे? धर्मनिरपेक्ष तथा लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला से सहमत प्राप्त होने के पश्चात भारत ने इस विलय को स्वीकार किया। अब्दुल्ला से सहमत प्राप्त होने के बाद ही इस विलय को उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। हरि सिंह ने इस समझौते पर 27 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। हरि सिंह ने कब हस्ताक्षर कर दिया? 27 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। उसी दिन भारतीय सेना ने छापामारों को पीछे धकेलने के लिए कश्मीर में प्रवेश किया। जैसे ही हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, वैसे ही, कहने का मतलब कब? 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने छापामारों के पीछे धकेलने के लिए कश्मीर में प्रवेश किया। स्थानीय मुसलमानों ने भारतीय सेना का साथ दिया। भारत के इस हस्तक्षेप से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना क्रोधित हुए। 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख
लेफ्टिनेंट जनरल सर डगलस ग्रेसी को उसने आदेश दिया कि वह पाकिस्तान की नियमित सेना कश्मीर के लिए रवाना करे, परंतु फील्ड मार्शल आकिन लेक, जो संक्रमण काल का सुप्रीम कमांडर था, फील्ड मार्शल क्या था? फील्ड मार्शल आकिन लेक, जो संक्रमण काल का सुप्रीम कमांडर था, ने जिन्ना से अपने द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लेने के लिए अनुरोध किया। यह इनके द्वारा अनुरोध किया गया। कश्मीर के पश्चिमी भाग मुसलमानों ने महाराजा क्या किया? इसी समय कश्मीर के पश्चिमी भाग के मुसलमानों ने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्र सरकार कश्मीर स्थापित कर ली। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह हुआ और विद्रोह होने के फलस्वरूप ये अपनी एक स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना कर ली। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा से सशस्त्र पठान कबीलों ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तथा कश्मीर के अवशेष राज्य को पाकिस्तान में सम्मिलित कराने के लिए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से सावधान होकर के हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, परंतु भारत ने तब तक मदद करने से इनकार कर दिया जब तक महाराज विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के धर्मनिरपेक्ष तथा लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला से सहमत प्राप्त होने के पश्चात भारत ने इस विलय को स्वीकार किया। हरि सिंह ने इस समझौते पर 27 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए और उसी दिन भारतीय सेना ने छापामारों को पीछे धकेलने के लिए कश्मीर में प्रवेश किया। स्थानीय मुसलमानों ने भारतीय सेना का साथ दिया। भारत के इस हस्तक्षेप से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना क्रोधित हुए। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सर डगलस ग्रेसी को उसने आदेश दिया कि वह पाकिस्तान की नियमित सेना कश्मीर के लिए रवाना करे, परंतु फील्ड मार्शल आकिन लेक, जो संक्रमण काल का सुप्रीम कमांडर था, ने जिन्ना से अपने द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लेने का अनुरोध भी किया। उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था, क्या कहा गया कि उसे आप वापस ले लीजिए। नवंबर मास में आक्रमणकारियों की सैनिक भेजना के हस्ताक्षर को जिन्ना ने स्वीकृति दे दी और 1948 के प्रारंभ में पाकिस्तान ने आक्रमणकारियों के सहयोग देने के लिए स्वयं सेवक संघ के रूप में नियमित सेना भेजी। 1948 में प्रारंभ में पाकिस्तान ने आक्रमणकारियों को सहयोग देने के लिए स्वयं सेवक के रूप में नियमित सेना भेजी। जुलाई 1948 तक पाकिस्तान ने अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया और तत्पश्चात पाकिस्तान ने इस सत्य को स्वीकार किया। अगली कड़ी है कि 1 जनवरी 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर तथा भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के विपरीत इस आक्रमण के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शंका से संयुक्त राष्ट्र घोड़ापथ के अनुच्छेद 34 तथा 35 के अधीन, अनुच्छेद कौन सा? 34 एवं 35 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा आरोप दर्ज किया और इस बात का प्रयास किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर दे। उन्होंने अपने आरोप में जिस प्रकार से माउंटबेटन ने हरि सिंह को लिखे गए 26 अक्टूबर
के पत्र में आश्वासन दिया था कि भारत ने पुनः दोबारा यह आश्वासन दिया कि आक्रमणकारी को बाहर निकालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। यह एक ऐसा आश्वासन था जिसको लेकर बाद में भारत पछताया और यह समस्या आज भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 20 जून 1948 को स्थिति की खोजबीन करने तथा मध्यस्थता करने के लिए सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए 1948 में सुरक्षा परिषद ने भारत तथा पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग को स्थापित किया। 20 अप्रैल को परिषद ने आयोग की सदस्यता को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया और उसे कबीलाई सेना के वापस बुला लिए जाने के बाद उसे स्थान पर पुनः शांति स्थापित करने और जनमत संग्रह कराने के लिए शक्ति संपन्न बनाया। पाकिस्तान के मंत्री सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा 7 जुलाई 1948 को इस बात को स्वीकार किए जाने पर कि उसके देश ने नियमित सेना कश्मीर में भेजी। यह बात स्वीकार किए कौन? पाकिस्तान के मंत्री थे मोहम्मद जफरुल्लाह। उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि उसके मतलब पाकिस्तान ने नियमित सेना कश्मीर में भेजी। UNCIP ने एक प्रस्ताव 13 अगस्त को पारित किया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों को कहा कि वे दोनों आपस में युद्ध विराम करने के बाद तथा पाकिस्तान के द्वारा नियमित सेनाओं तथा कबीलियाई लोगों को पूर्णतः वहां से हटा लिए जाने के बाद उस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जाएगा। बात यहां क्लियर हुआ कि मोहम्मद जफरुल्लाह इस बात को मान गए कि कश्मीर में जो सेनाएं दी जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई हैं। UNCIP ने अपने एक प्रस्ताव दिया जो 13 अगस्त को पारित किया गया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों को कहा कि दोनों आपस में युद्ध विराम करने के बाद दोनों भारत और पाकिस्तान क्या करें? युद्ध विराम करने तथा पाकिस्तान के द्वारा नियमित सेनाओं तथा कबीलाई लोगों को पूर्णतः वहां से हटा लिए जाने के बाद उस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराए। कहने वाला कि पाकिस्तान को यह UNCPI के प्रस्ताव के द्वारा कहा गया कि तत्काल की रूप से आपस में विराम रुके और उसके बाद भारत और पाकिस्तान द्वारा जो नियमित सेनाएं कबीलाई लोगों को जो नियमित सेनाएं वहां पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई है उस क्षेत्र से उन्हें हटा लिया जाए और हटाने के बाद वहां जनमत संग्रह कराया जाए। युद्ध विराम 1 जनवरी 1949 को लागू हो गया, परंतु उसके बाद भी पाकिस्तान ने उस राज्य के 1/3 क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा है। यह कहने के बावजूद भी और इसके द्वारा UNCIP के जो प्रस्ताव में कही गई बात थी कि दोनों सेनाओं में मुख्यतः पाकिस्तान की वे सेनाएं जो पूर्णतः पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई हैं उन कबीलाई नियमित सेनाओं को वहां से हटा लिया जाए, उस क्षेत्र में क्या किया जाए? जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन इनके कहने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने उस स्थान को खाली नहीं किए। कहने का मतलब पाकिस्तान ने उस राज्य के जहां उनकी सेनाएं आ गई थी हटाए नहीं, ना हटाने को चलते 1/3 क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा। 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव पर आधारित होकर UNCIP ने 24 जनवरी को युद्ध विराम लकीर
नियंत्रण करने के लिए भारत और पाकिस्तान में एक अनुश्रवण गुट भेजा। यूएनसीआईपी ने जनवरी 24 को युद्ध विराम 24 जनवरी 1948 को युद्ध विराम की लकीर नियंत्रण करने के लिए भारत और पाकिस्तान में एक अनुश्रवण गुट भेजा, एक समूह भेजा। इस रेखा को 1972 में नियंत्रण रेखा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। नियंत्रण रेखा या क्या नाम दिया गया? वास्तविक नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। 1950 के मध्य से ही सोवियत संघ अपनी वीटो शक्ति द्वारा यूएनओ में भारत का बचाव करता आया है। 1950 के मध्य से ही आप देखेंगे कि सोवियत संघ अपने वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के बचाव के लिए लगातार करते हुए चला आया है। यह मुद्दा कौन सा? ये कश्मीर का यह मुद्दा कश्मीर भारत, यह जो मामला है जो पाकिस्तान के द्वारा एक मिनट, हो गया था। अगले प्रश्न को थोड़ा सा देखें। यहां देखा जाए कि हमने कहा कि 22 अक्टूबर 1900 पश्चिमी सीमा प्रांत जो NWFP के सशस्त्र पठान कबीलों ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तथा कश्मीर के अवशेष राज्य को पाकिस्तान में सम्मिलित कराने के लिए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से सावधान होकर हरि सिंह कहाँ गए? भारत से सैनिकों से सहायता मांगी। अब भारत के सैनिक सहायता तब देने के लिए इच्छा व्यक्त की जब वह इस बात के लिए सहमत हों कि वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के धर्मनिरपेक्ष और लोकप्रिय नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला। से सहमत प्राप्त होने के पश्चात भारत ने इस विलय को स्वीकार किया। हरि सिंह ने इस समझौते पर 27 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए और उसी दिन भारतीय सेना ने छापामार को पीछे धकेलने के लिए कश्मीर में प्रवेश किया। स्थानीय मुसलमानों ने भारतीय सेना का साथ दिया। भारत के इस हस्तक्षेप से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना क्रोधित हुए। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सर डगलस ग्रेसी को उसने आदेश दिया कि वह पाकिस्तान की नियमित सेना कश्मीर के लिए रवाना करे। परंतु फील्ड मार्शल आकिन लेक जो संक्रमण काल का सुप्रीम कमांडर था ने जिन्ना से अपने द्वारा जारी किए आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया। नवंबर माह में आक्रमणकारियों की सैनिक भेजने के हस्तांतरण को जिन्ना ने स्वीकृति दे दी और 1948 के प्रारंभ में पाकिस्तान ने आक्रमणकारियों को सहयोग देने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में नियमित सेना भेजी और जुलाई 1948 तक पाकिस्तान ने अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात पाकिस्तान इस सत्य को स्वीकार किया। 1 जनवरी 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन की
सलाह पर तथा भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के विपरीत इस आक्रमण के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की शंका से संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 34 तथा 35 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप दर्ज किया और इस बात का प्रयास किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर दे। उन्होंने अपने आरोप में जिस प्रकार से माउंटबेटन ने हरसिंह को लिखे गए 26 अक्टूबर के पत्र में आश्वासन दिया था कि भारत ने पुनः दोबारा आश्वासन दिया कि आक्रमणकारी को बाहर निकालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। यह एक ऐसा आश्वासन था जिसको लेकर के बाद में भारत पछताया और यह समस्या आज भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 20 जनवरी 1948 को स्थिति की खोजबीन करने तथा मध्यस्थता करने के लिए सुरक्षा परिषद ने भारत तथा पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग को स्थापित किया। 20 अप्रैल को परिषद ने आयोग की सदस्यता को 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 कर दिया। उसी कबीलाई सेना के वापस बुला लिए जाने के पश्चात उस स्थान पर पुनः शांति स्थापित करने व जनमत संग्रह कराने के लिए सख्त संपन्न बनाए। पाकिस्तान के मंत्री उस समय थे सर मोहम्मद जफरुल्लाह खां के द्वारा 7 जुलाई 1948 को इस बात को स्वीकार किए जाने पर कि उसके देश ने नियमित सेना कश्मीर में भेजी। यह बात कौन स्वीकार किया? मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने। UNCIP ने एक प्रस्ताव में 13 अगस्त को पारित किया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों को कहा कि दोनों आपस में युद्ध विराम करने के बाद तथा पाकिस्तान के द्वारा जो नियमित सेनाओं तथा कबीलाई लोगों को पूर्णतः वहां से हटा लिए जाने के बाद, ये पूरा हटा लें वहां से, तब उस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराएं। युद्ध विराम 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ। युद्ध विराम की कंडीशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसको लागू किया गया। परंतु उसके बाद भी पाकिस्तान ने उस राज्य के 1/3 क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा है। 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव पर आधारित होकर UNCIP ने 24 जनवरी को युद्ध विराम लकीर नियंत्रण करने के लिए भारत व पाकिस्तान में एक अनुश्रवण गुट भेजा। इस रेखा को 1972 में नियंत्रण रेखा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। 1950 के मध्य से ही सोवियत संघ अपनी वीटो शक्ति द्वारा यूएनओ में भारत का बचाव करता आया है। यूएनओ में जब भी समस्या बनी भारत के खिलाफ तो सोवियत संघ अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का बचाव करता रहा 1905 से लेकर अभी तक। तब से सुरक्षा परिषद में मृत अवस्था में रहा, जब तक यहां देखा जाए करता आया। यह मुद्दा तब से सुरक्षा परिषद में मृत अवस्था में रहा। यह मुद्दा तब से लेकर देखा जाए तो यह मुद्दा उसी समय से जब से रखा गया तो उसी मृत अवस्था में रहा, जब तक 1963 कब तक मृत अवस्था में रहा? यहां तक 1963-1965 में दोबारा इस मुद्दे को उठाया नहीं गया। 63 और 65 में पुनः इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। यह आश्चर्य की बात है कि समस्या का समाधान न निकलने के बावजूद भी 1949 से 1965 तक भारत पाक सीमाएं अधिकतर शांत ही रही। यह मुद्दा उसी रूप में भी बना रहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र
तो 6% में मामला पहुंचने के बावजूद भी तब से लेकर यह मामला उठाया नहीं गया, और नहीं उठाने के बावजूद भी अगर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को देखा जाए तो यह बॉर्डर उस समय बिल्कुल अधिकतर क्या रहा, शांत रहा, बनी रही। 1965 के बाद 1949, अब आता है 1965 के बाद भारत पाक संबंध तनावपूर्ण रहे। 1990 के दशक से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, 1990 का जब दशक शुरू हुआ तो कश्मीर घाटी में पाकिस्तानियों के द्वारा आतंकवाद की शुरुआत हुई। 1990 के दशक के अंतर्गत पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की क्या हुई, शुरुआत हुई। पाकिस्तान पर जिहादी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सपोर्ट से, पाकिस्तान के सहयोग से जिहादी आतंकवादियों ने इस्लाम की कट्टरवादी वहाई विचारधारा के आधार पर युवाओं के मन में भारत के प्रति अलगाववाद का विष वमन करने का प्रयत्न किया। अब कश्मीर पर पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवादी थे, वह सारे आतंकवादी इस्लामी कट्टरवादी की वहाई विचारधारा के आधार पर युवाओं के मन में भारत के प्रति एक अलगाववाद का जहर पिरो दिया। कहने वाला एक अलगाववाद उनके अंदर में लाया, भारत के प्रति बिल्कुल गलत ढंग से एक विचारधारा प्रेषित किया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न हुए। इनके इस कार्य से भारत के बहुत से युवा भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। अनुच्छेद 370 और 35A ने भी अलगाववादी मनोवृत्ति को बढ़ाने में आग में घी का काम किया। इस मनोवादी वृत्ति की वजह क्या थी? इसमें भी अनुच्छेद 370 और 35A ने अलगाववादी मनोवृत्ति को बढ़ाने में बेहद भूमिका निभाई। इस समस्या के निराकरण के लिए अंततः भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। भारत सरकार ने कब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। साथ ही इस राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक, कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बांटा गया। केंद्र सरकार के प्रयास से इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा यह किए जाने के बाद आज देखा जाए तो पूरी तरह से कश्मीर में जो आतंकवादियों का एक जमावड़ा बनता जा रहा था, उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है, उसमें काफी कमी आई है। राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या है? इन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। यहां देखें, राज्य के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा है, राज्य का जो पुनर्गठन किया गया उसका आधार क्या रहा है, और इसमें 2 का उल्लेख करना है, 2 बिंदुओं पर दर्शाना है कि जो राज्य के पुनर्गठन जो किए गए उसके बेस क्या रहे। तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ, कौन कौन सी घटनाएं थी जो राज्य पुनर्गठन को आधार दे रही थी? यहाँ देखें, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद समस्त देश में भाषावार राज्यों के निर्माण की मार्ग जोड़ पकड़ने लगी। जब आंध्र प्रदेश का श्री रामालू की मृत्यु होने के बाद
भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर, तो जो भाषा के आधार पर यह कर दिया गया, तो इसके बाद बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे राज्य की सीमाओं में अगर कह दें तो यह बात जोर पकड़ने लगा कि भाषा के भाषावार राज्यों का निर्माण किया जाए। इसकी मांग और राज्यों में होने लगी। राज्यों की सीमाओं को अधिक तर्कसंगत बनाने के विचार से, राज्य की सीमाओं को अधिक तर्कसंगत बनाने के विचार से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य की सीमाओं को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए क्या आया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने राज्य के पुनर्गठन में भाषा को एक महत्वपूर्ण आधार माना था। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को ही एक प्रमुख आधार माना था, क्योंकि लोकतंत्र में राज्यों का कारोबार प्रादेशिक भाषाओं में चलना चाहिए। इन्होंने क्या तर्क दिया कि राज्य का जो कारोबार है, जो व्यवस्थाएं हैं, वह प्रादेशिक भाषाओं में चलना चाहिए, लेकिन भाषा ही पुनर्गठन का एकमात्र आधार नहीं होता। फिर भी इन्होंने कहा कि हम भाषा को एक आधार मान सकते हैं, क्योंकि राज्य की सारी गतिविधियां क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से, कारोबार से उसी भाषा में होना चाहिए, लेकिन भाषा को ही केवल राज्य पुनर्गठन का एक आधार माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आयोग ने राज्य के पुनर्गठन के लिए कई कसौटियां अपने समक्ष रखी, जैसे कि पहली कसौटी भाषाई और सांस्कृतिक एकता, प्रशासनिक सुविधा, विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक और वित्तीय स्थिति। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में प्रस्तुत की। आयोग द्वारा यह रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में देश के 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। देश को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश के रूप में विभक्त किया गया। यह किसके आधार पर? यह राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर यह विभाजन किया गया कि 14 राज्य होंगे और 6 संघ शासित क्षेत्र। आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन से सभी वर्ग प्रदेश पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुए। आयोग ने जो सिफारिश की इसके राज्य पुनर्गठन से, यह सभी वर्ग या प्रदेश का जनमानस, संपूर्ण प्रदेश का जनमानस इससे संतुष्ट नहीं हुए। राज्यों के पुनर्गठन की मांग आगे भी जारी रही। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। 1960 में कौन अस्तित्व आया? गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। वह बंबई राज्य से गुजराती भाषी प्रदेशों में को अलग करके बनाया गया। मराठी भाषी वाले क्षेत्रों को महाराष्ट्र राज्य का नाम दिया गया और गुजराती वालों को गुजराती नाम दिया गया। 1966 में पुराने पंजाब राज्य को 3 पृथक इकाइयों, पुराने पंजाब राज्य को 3 पृथक इकाइयों, हिमाचल प्रदेश, 3 पृथक इकाई कौन? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में विभक्त किया गया। 1972 में असम जैसे एक बड़े राज्य में से कई पृथक राज्य बनाए गए, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। विधिवत उद्घाटन 1963 हुआ। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य वर्ष 2000 में बने। इनमें वे प्रदेश शामिल हैं जो क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से हुआ करते थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया। यह राज्य आंध्र प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया।
तेलंगाना में हैदराबाद समेत 10 जिले शामिल हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में अब 13 जिले बचे हैं। तेलंगाना में हैदराबाद समेत कितने जिले आए? 10 जिले, जबकि आंध्र प्रदेश में अभी कितने जिले बचे हैं? 13 जिले बचे। अभी कुछ समय तक हैदराबाद उच्च न्यायालय दोनों राज्यों का न्यायालय रहेगा। इन संबंध में एक विचारी बात यह है कि भाषाई आधार पर गठित किसी राज्य के विभाजन का यह पहला मौका था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फलस्वरूप वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह कब? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब। इसके बाद से आज देश के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छोटे भाषाई राज्यों के पक्ष और विपक्ष में तर्क। छोटे भाषाई राज्यों के निर्माण से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राजधानी। यहाँ का रहा छोटे भाषाई राज्यों के पक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा? विपक्ष में छोटे भाषाई राज्यों के निर्माण में जो समस्याएं पैदा हो सकती हैं वह कहा जा रहा। पहला समस्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या हो जाएगा? एक राजधानी और एक नया प्रशासनिक ढांचा। जो छोटे भाषाई राज्य हैं उनमें एक राजधानी, एक नया प्रशासनिक ढांचा, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, सिविल कर्मचारी आदि। इससे देश के संसाधनों पर बड़ा बोझ पड़ सकता है। दूसरा है, जब किसी राज्य का विभाजन होता है तो उसकी पर संपत्ति और देनदारी के बंटवारे को लेकर बड़े झगड़े होते हैं। जब भी किसी राज्य का बंटवारा होगा तो उसकी पर संपत्ति और देनदारी के बंटवारे को लेकर के एक विवाद उत्पन्न होता है। तीसरा, इससे देश की एकता को आघात पहुंचेगा, अर्थात देश छोटी छोटी इकाइयों में बंट जाएगा। फिर भी भाषावार राज्यों के पक्ष में प्राय 3 दलीलें दी जाती हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर 3 दलीलें जो दी जा रही वह एक यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में प्रशासनिक कार्य प्रादेशिक भाषाओं में चलना चाहिए। इसके पीछे जो प्रमुख तर्क दिया जा रहा वह यह कि जो प्रशासनिक कार्य है वह प्रादेशिक भाषाओं में चलना चाहिए। राजनीतिक सत्ता में भागीदारी अब अंग्रेजी भाषा जानने वाले एक छोटे से वर्ग तक सीमित नहीं रहे हैं। दूसरा, भाषावार राज्यों से प्रादेशिक भाषाओं और इनके साहित्य की अधिक उन्नति हो सकी। यदि भाषा अथवा संजातीय विभिन्नताओं को राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं बनाया गया तो जन आंदोलन चलते ही रहेंगे। इससे जनता और सरकारी संसाधनों का अनुचित धाराओं में बहने का भय रहेगा, अर्थात जनता आंदोलन चलाती रहेगी अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो, और सरकार आंदोलन के दमन में लगी रहेगी। इससे देश की शांति और संसाधन की बर्बादी होती रहेगी। तो कहने का मतलब छोटे भाषाई राज्यों के पक्ष और विपक्ष में यहाँ तर्क दिए गए हैं। उपर्युक्त से यह आशय नहीं है कि एकमात्र भाषा को ही राज्य के पुनर्गठन का आधार मान लिया जाए। इस तर्क के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि केवल भाषा को ही किसी राज्य का आधार बनाया जाए। किसी भी नए राज्य का निर्माण करते समय 4 बातें हमारे सम्मुख रहनी चाहिए: भाषाई एकता, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक और वित्तीय क्षमता, भारत की एकता, सुरक्षा और विकास योजनाओं का सफल कार्यान्वयन। किसी राज्य के निर्माण के लिए इन 4 बातों का सामने 4 बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्या? एकता, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक वित्तीय क्षमता, भारत की एकता, सुरक्षा और विकास योजनाओं का सफल कार्यान्वयन। देश में इस समय छोटे छोटे राज्यों की मांग को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन, तेलंगाना
नामक एक नए राज्य के गठन के बाद कई और राज्यों की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है। असमानताएं। भारत में भाषाई, मजहबी, जाति विभिन्नताओं के बावजूद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मौलिक सांस्कृतिक एकता रही है। भारत की विविधता क्या है? यह सबसे बड़ी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भाषाई, मजहबी, जाति विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की तक इसकी जो एक अनुपम मौलिकता है वह है सांस्कृतिक एकता रही। सोवियत संघ में इस तरह की सांस्कृतिक एकता का अभाव, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसमें क्या नहीं था, उसमें सांस्कृतिक एकता का अभाव था। सोवियत संघ में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, इसलिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के द्वारा आगे बढ़ने की नीति अपनाई है। भारत का शासन तत्व, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने लोकतांत्रिक शासन के द्वारा आगे बढ़ने की नीति को अपनाई है। तो यह रहा आपका यहाँ का प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, योजना आयोग के स्थान पर नवीन संस्था को कब बनाया गया तथा इसे क्या नाम दिया गया? योजना आयोग के स्थान पर नवीन संस्था को कब बनाया गया तथा इसे क्या नाम? तो योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग। और कब आया? 1 जनवरी 2015 को। तो क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। 2 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो भाखड़ा नंगल परियोजना, हीरा कुंड परियोजना। कौन कौन सी है? भाखड़ा नंगल परियोजना और हीरा कुंड परियोजना। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की? तो लिमिट्स ग्रोथ पुस्तक 1972 में प्रकाशित। इस पुस्तक के लेखक हैं डोमेला एच मैड्यू। तो यह पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ 1972 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक डोमेला एच मैड्यू, डेनिस ए मैड्यू, जॉर्जन रेडर्स, विलियम डब्ल्यू वेहरेंस हैं। तो ये सब इसके प्रमुख कौन है? लेखक हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे कृषि विकास और भोजन में आत्मनिर्भरता। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास और भोजन में आत्मनिर्भरता। दूसरा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ साथ शरणार्थियों का पुनर्वास। इसका 2 प्रमुख उद्देश्य थे। अगला, विकेंद्रित नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकेंद्रित नियोजन मतलब शासन की व्यवस्था स्थानीय स्तर तक पहुंचे, मूल भाव यही है। तो विकेंद्रित नियोजन प्रक्रिया में नियोजन को केंद्र से स्थानीय स्तर की ओर अग्रसर किया जाता है। विकेंद्रित नियोजन क्या है कि नियोजन की जो पोजीशन है वो केंद्र से स्थानीय स्तर की ओर किया जाता है, और इसे केंद्र से स्थानीय स्तर तक ले जाने में इसी को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अथवा आप क्या कह सकते हैं? पंचायती राज संस्थाओं की योजना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा पंचायती राज संस्थाओं की योजना को प्रस्तुत करते हुए 3 स्तर क्रमशः कौन कौन से? ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया।
तो केंद्रित नियोजन क्या है? केंद्रित नियोजन एक पंचायती व्यवस्था कराना, लोक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को शुरू करना। इस योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। विकेंद्रित नियोजन का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है, क्योंकि इसके द्वारा नियोजन प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। विकेंद्रीकरण में क्या होगा? इसमें शासन व्यवस्था से लेकर के शासन की नीतियों तक आम लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। केंद्र सरकार ने विकेंद्रीकृत नियोजन के महत्व को समझते हुए संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों का गठन करके उनको कुछ अधिकार सौंप दिए गए। इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। किसके द्वारा? 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। हरित क्रांति क्या थी? इसके दो सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत हो रही कब? 1966 से 67 में हुई। हरित क्रांति की शुरुआत कब हो रही है? 1966 और 67 में हुई थी। और इस हरित क्रांति के दौरान कृषि में, हरित क्रांति में जो प्रभाव पड़ा, तो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हरित क्रांति जब हुआ कब? 1966 और 67 में, तो इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कृषि में। इस क्रांति से रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजनाएं आदि के प्रयोग को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति के आने से हमारे यहाँ रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजना आदि के प्रयोग को बढ़ावा मिला। और खरीफ की फसल के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। फसल की उन्नत किस्मों का उत्पादन शुरू हुआ। खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। व्यवसायों को बढ़ावा मिला। किसानों को उचित सुविधाएं मिली। साथ ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणाम। हरित क्रांति के आने से क्या दो सकारात्मक प्रभाव पड़े? उत्पादन में वृद्धि से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। गेहूं, चावल, आलू आदि के संबंध में बड़े बड़े प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए। उन्नत किस्म के बीज से गेहूं की पैदावार बढ़ाने से सहायता मिली, जिससे अनाज की कीमतों में कमी आई। समाज के निचले वर्गों ने राहत की सांस ली। यह इसका हरित क्रांति का एक कहा जा सकता है सकारात्मक परिणाम रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी अपनाने से रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई। कई क्षेत्रों में तो एक फसल की अपेक्षा दो फसलें बोई जाने लगी। फलस्वरूप ज़्यादा कृषि मजदूरों की आवश्यकता थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या नकारात्मक परिणाम आए? इसका नकारात्मक परिणाम क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। इसका नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा वह पहला क्या पड़ा कि इसमें हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ उन क्षेत्रों को मिला जो पहले से ही क्या थे? संपन्न थे। ये टेक्नोलॉजी जो मिली उन्हीं को पहला लाभ दिया जो आर्थिक रूप से क्या थे? संपन्न थे। जहां सिंचाई की उचित सुविधाएं थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंतुलन उत्पन्न हुआ। छोटे किसान जिनकी वित्तीय साधन सीमित थे, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सके। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में एक ओर तो धनी कृषक वर्ग का उदय हुआ, तो दूसरी ओर किसानों का एक बड़ा भाग अब भी गरीबी के जीवन व्यतीत कर रहा था। यह इसका नकारात्मक परिणाम था हरित क्रांति आने के फलस्वरूप।
अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर अधिक जोर दिया गया, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, 1956 से 1961। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली। यह योजना विख्यात अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस, इन्हीं के नेतृत्व में बनाई गई। 1900 में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना घोषित किया गया था। 1955 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना घोषित किया गया था। पहली योजना का मूल मंत्र था धैर्य, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने थी। इसके लिए यथासंभव दिशा में परिवर्तन की बात तय की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। चूंकि इस अवधि में बचाव और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। वास्तव में औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस बल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम बहुत दिया। यद्यपि इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। इसके भारत के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वह क्या थी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ था। विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को अधिक आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों के उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने से भारी कठिनाइयां आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से ज्यादा पृथक नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की ओर रुख किया गया स्पष्ट दिखता है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर त्रुटि की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर बल दिया जाए। औद्योगिकीकरण से जुड़ी समझ, उद्योगों का विकास इसलिए आवश्यक था क्योंकि इनके अभाव में कोई देश आधुनिक बन ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियां बहुत से लोगों को रोजगार दिलाती हैं, पर उद्योग पर अधिक बल देने से दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई। प्रथम, उद्योगों के विकास के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, जिसे खरीदने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा जिसको खरीदने के लिए हमने अपार विदेशी मुद्रा क्या किया, व्यय कर दिया। उद्योगों के विकास के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी और इसको खरीदने के लिए हमने क्या किया, विदेशी मुद्रा व्यय कर दी। बाद में हमें विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप हम बहुत सी ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं कर सके जिनके हमें अत्यधिक आवश्यकता थी। दूसरे, औद्योगिक प्रगति तो अत्यधिक अच्छी रही, पर कृषि क्षेत्र में हम पिछड़ गए। देश में खाद्यान्न पदार्थ का संकट उत्पन्न हो गया। खाने पीने की वस्तुएं, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई के साधनों पर विशेष बल दिया गया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं पर
बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। पहले में क्या दिया गया? कृषि और सिंचाई के साधनों पर जहां बल दिया गया, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में किस पे बल दिया गया? उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मोदी के शासनकाल में योजना आयोग से योजना आयोग का नाम कन्वर्ट करके 2015 में नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, यह थोड़ा सा हमें समझना है। तो नीति आयोग के पास राज्यों पर नीति आयोग के पास राज्यों पर नीतियां थोपने की क्षमता नहीं है। नीति आयोग के पास राज्यों पर अपनी नीतियां थोपने या क्षमता थोपने का मिशन नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग एक थिंक टैंक सलाहकार निकाय है। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक और सलाहकार निकाय है, जबकि योजना आयोग के पास सरकारों पर नीतियां थोपने के साथ साथ परियोजनाओं को मंजूरी देने की क्षमता। दोनों में पहला अंतर क्या है कि इन्हें नीतियां थोपने का, इन पर नीतियां नहीं थोपी जाती थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो एक सलाहकार है, जबकि यहाँ योजना आयोग में नीतियां थोपने के साथ साथ परियोजनाओं को मंजूरी देने की क्षमता थी। दूसरा, नीति आयोग को नकदी बांटने का अधिकार नहीं दिया गया, इसमें वित्त मंत्रालय प्रभारी है। योजना आयोग के पास राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों, कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करने की क्षमता थी। नीति आयोग में राज्य सरकार अधिक शामिल हैं, जबकि राज्य सरकार को बैठकों में भाग लेने के अलावा इस प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। एकमात्र निकाय जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी थी वह राष्ट्रीय विकास परिषद थी। और यहाँ क्या था? नीति आयोग में राज्य सरकारें इसमें अधिक शामिल हैं। चौथा पॉइंट, नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है, जबकि योजना आयोग का चार्टर अंशकालीन सदस्य के रूप में नामांकन की अनुमति नहीं देता था। अगला, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों से बनी है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद उपराज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों से बनी। राष्ट्रीय विकास आयोग ने योजना आयोग से रिपोर्ट की मांग की। यह नीति आयोग और योजना आयोग के बीच प्रमुख अंतर है। अगला देखें, नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद है जो किसी कंपनी के प्रभारी व्यक्ति को दी जाती है। किसी व्यक्ति के प्रभारी व्यक्ति को दी जाती है। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री की जाती है। योजना आयोग के सचिवों की नियुक्ति नियमित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। इसमें किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग के निर्देशक मंडल में योजना आयोग की तुलना में कम पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं, जबकि पूर्व योजना आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य थे। नीति आयोग संगठन संरचना के भीतर सीईओ, उपाध्यक्ष जैसे नए पद सृजित किए गए। सीईओ की भूमिका एक सचिव के समान होती है। योजना आयोग की संगठनात्मक संरचना इसकी कैसी है? संगठनात्मक है। इसमें पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य सचिव, एक उपाध्यक्ष शामिल होते थे। और इसमें सीईओ की भूमिका एक सचिव के समान है। 4 कैबिनेट सदस्य पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे। नीति आयोग 2 अंशकालिक सदस्यों और 5 पूर्णकालिक सदस्यों से बना है। नीति निर्माण के पूरे चरण में राज्य सरकारों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद नीति आयोग में अंतिम नीति फलित होगी।
योजना आयोग ने पहले नीतियां विकसित की, बाद में कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन आवंटन पर राज्य सरकारों से परामर्श किया। यह महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ बॉटम अप दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण अपनाता है। यह किसकी ओर करेगा? ऊपर से नीचे की ओर। यह इसके महत्वपूर्ण अंतर रहे। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास को हम यहाँ क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में पुनः मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।